आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। रोज सुबह 7 बजे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 क्वेश्चन वाला वीडियो आता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे अक्सर ये कमेंट करते हैं कि सर आप जो है 10 से अधिक क्वेश्चन दीजिए, मतलब कि क्वेश्चन की जो संख्या है उसको बढ़ाइए। तो मैं जो सुबह वाला जो वीडियो है उसमें जो है क्वेश्चंस की संख्या 10 ही रहेगी, लेकिन साथ साथ में मैं क्या करूँगा कि 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन या फिर इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश करूंगा। वो जो है शाम को या किसी दूसरे टाइम पर अपलोड होगा। तो इस वाले वीडियो में हम लोग जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 क्वेश्चन देखेंगे। सबके सब इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो CGPSC हो या फिर CG व्यापम हो, उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो बीच बीच में इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अंगादेव किस जनजाति के प्रमुख देवता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है अंगादेव। तो अंगादेव भाई ये जो है ना मुड़िया जनजाति, मुड़िया जनजाति को मुरिया भी लिखा जाता है, मुरिया, तो इसको मुड़िया या मुरिया, तो मुरिया जनजाति में अंगादेव का प्रचलन देखने को मिलता है। तो ये विशेष करके जो बस्तर क्षेत्र में जब मढ़ई मेलों का आयोजन होता है तो उस टाइम पर अंगादेव की पूजा अर्चना की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जनजाति का संबंध मेघनाथ पर्व से है? मेघनाथ पर्व, मेघनाथ कौन था भाई? तो ये रावण का पुत्र था, रावण का बेटा था ना मेघनाथ। तो जो जनजाति है जिनसे मेघनाथ पर्व का संबंध है, ऐसी मान्यता है कि मेघनाथ ने उस जनजाति की एक बार रक्षा की थी, इसी कारण से उस जनजाति द्वारा मेघनाथ पर्व मनाया जाता है। रावण का भी सम्मान किया जाता है। तो वह जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। ध्यान रखेंगे, गोंड जनजाति। आप लोग भी जो है साथ में आंसर देते रहिएगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, खम्ब स्वांग किस जनजाति द्वारा किया जाता है? खम्ब स्वांग, खम्ब स्वांग। तो ये जो खम्ब स्वांग है ये किया जाता है, खम्ब स्वांग ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है, खम्ब स्वांग। और इसी खम्ब स्वांग में ना मेघनाथ खम्ब स्थापित किया जाता है, मेघनाथ खम्ब। पीछे हम लोगों ने देखा मेघनाथ पर्व, पीछे मेघनाथ पर्व हम लोगों ने देखा, और वहीं कोरकू जनजाति में खम्ब स्वांग नामक एक किया जाता है, इनके द्वारा एक मनाया जाता है खम्ब स्वांग। तो उसमें जो है ये लोग मेघनाथ खम्ब स्थापित करते हैं, खम्बा गाड़ते हैं बीच में और उसको जो है मेघनाथ खम्ब कहा जाता है, और उसके चारों तरफ ये लोग जो हैं स्वांग, मतलब कि एक तरह का नौटंकी करते हैं। नौटंकी ही बोलेंगे, नौटंकी थोड़ा सा लोग दूसरे टाइप से मतलब निकालते हैं। तो वहाँ स्वांग भरते हैं, अलग अलग तरीके से मतलब एक्टिंग करते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो मेघनाथ खम्ब कोरकू जनजाति से और मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति से, इसमें काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तितली पार्क कहाँ स्थित है? तितली पार्क भाई, तितली पार्क ना बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तितली पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंका जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो थोड़ा सा मैं फास्ट भी चलूंगा। तो लंका जलप्रपात कहाँ स्थित है भाई? ये बीजापुर जिले में स्थित है लंका जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर का मुक्ति संग्राम किस विद्रोह को कहा जाता है? तो बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है लिंगागिरी विद्रोह को। लिंगागिरी विद्रोह, इसको जो है बस्तर का मुक्ति संग्राम कहते हैं, जो कि 1856 में हुआ था। क्यों हुआ था भाई? तो 1854 में ना छत्तीसगढ़ सहित संपूर्ण बस्तर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने क्षेत्र में मिला लिया, तो इसी के विरोध में वहाँ के जनजातियों द्वारा विद्रोह किया गया था। तो लिंगागिरी विद्रोह बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। अगला क्वेश्चन है, सेवा दल का गठन कहाँ हुआ था? सेवा दल का गठन, तो सेवा दल का गठन खैरागढ़ में हुआ था। कब हुआ था? तो 1938 में। किन्होंने किया था भाई? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा सेवा दल का गठन किया गया था खैरागढ़ में 1938 में। अगला क्वेश्चन है, कौन विवाह के प्रतीक के रूप में जाना जाता है? कौन विवाह के प्रतीक के रूप में जाना जाता है? तो मड़वा महल, मड़वा महल जो कि कबीरधाम जिले में है ना, मड़वा का मतलब ही विवाह होता है। तो मड़वा महल जो है विवाह के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, जो कि फणी नागवंशी शासकों द्वारा बनवाया गया था। छिंदक नागवंश बस्तर में है, मेरे मुंह से छिंदक निकलने वाला था। तो छिंदक नागवंश बस्तर में, फणी नागवंश कवर्धा में, जिन्होंने बनाया मड़वा महल। इसके अलावा इन्होंने छेरकी महल का भी निर्माण करवाया और साथ ही साथ भोरमदेव मंदिर का भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरगुजा सुतनुका देवदासी का उल्लेख किस गुफा में हुआ है? सुतनुका, तो सुतनुका देवदासी भाई, जो सुतनुका है वो एक देवदासी थी, देवताओं को समर्पित कन्या थी, देवताओं के समक्ष नृत्य करती थी। तो एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति जो कि प्रयाग से आया हुआ था, सॉरी प्रयाग नहीं, वो शायद ना बनारस से आया था, काशी से, देवदत्त।
तो वो जो है देवदासी सुतनुका से काफ़ी मतलब इम्प्रेस होता है, उस पर मोहित हो जाता है और उसको प्रपोज कर देता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, इस टाइप से जैसा भी है। लेकिन जो देवदासी सुतनुका है वो मना कर देती है कि भाई मैं देवताओं को समर्पित हूँ, देवदासी हूँ, तो ये सारा चीज़ जो है मुझको करना अलाउ नहीं है। तो फिर जो जो क्या कहते हैं जो उसका जो प्रेमी है देवदत्त, वो जो है उस गुफा के, पहले गुफा होता था तो उस गुफा में जो है दीवारों में अपनी इस पूरा जो प्रेम कहानी है उसको लिख देता है। तो पहले गुफाओं में ये सारा कुछ होता था ना, क्योंकि भवन वगैरह उतने बनते नहीं थे, गुफाओं को काट काट करके चीज़ें बनती थी। तो ये जो सुतनुका देवदासी का उल्लेख है ये मिलता है हमको जोगीमारा की गुफा में, जो कि सरगुजा जिले में है, रामगढ़ की पहाड़ियों में। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं, वैसे तो आसपास और भी बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली 2 हैं, जोगीमारा और सीता बेंगरा। सीता बेंगरा की गुफा में ना यहाँ पर नाट्यशाला है, प्राचीन समय में नाट्यशाला बनवाया गया था। जो देवदत्त है ना, जो काशी से आया था, वो इस नाट्यशाला के निर्माण के लिए आया था, बनाने के लिए। एक तरह से वो इंजीनियर था, तो वो जो है नाट्यशाला को बनाने के लिए आया था। ये लगभग आज से 2200 साल पहले की बात है, मौर्य काल की बात है ये। तो सीता बेंगरा में नाट्यशाला और जोगीमारा में सुतनुका देवदासी। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जो देवदासी का उल्लेख सीता बेंगरा में कि जोगीमारा में है। तो देखो, देवदासी जो देवदत्त है उससे प्रेम करता था, और जो प्रेमी होता है वो जोगी बन जाता है, प्रेम जोगी ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसे आप जोगीमारा ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है। तो देखो, जो तीरथगढ़ जलप्रपात है कहाँ स्थित है, तो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, बस्तर जिले में। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ना बहुत सारी गुफाएं हैं, प्राकृतिक गुफाएं हैं। तो हाथी गुफा, कैलाश गुफा, कुटुमसर गुफा। तो जो कुटुमसर की गुफा है ये जो है तीरथगढ़ जलप्रपात की काफ़ी निकट है। कैलाश गुफा भी है, लेकिन कैलाश गुफा जो है थोड़ी सी दूरी पर है। तो पहले कुटुमसर गुफा, फिर कैलाश गुफा, ध्यान रखेंगे, तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट। अगला क्वेश्चन है, मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है। तो भाई काफ़ी बार पूछा गया है, ये दंतेवाड़ा जिले में है, दंतेवाड़ा जिले में बारसूर दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भड़ैनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है। भड़ैनी गीत, तो भड़ैनी गीत जो है ना, बारातियों को भोजन कराने के समय गाया जाता है। ये एक तरह का हास परिहास से संबंधित गीत है, मजाक मस्ती वाला गीत है। जब बारातियों को जो घराती किसको बोला जाता है, जो कन्या पक्ष के लोग होते हैं वो घराती होते हैं, मेजबान, और जो बाराती होते हैं वो मेहमान होते हैं। तो जब मेजबान मेहमानों को भोजन करा रहे होते हैं तो उस टाइम पर हास परिहास होता है, जो साली देवर ये सब मिलकर के हास परिहास करते हैं। तो भड़ैनी गीत इस समय गाया जाता है। बारात के स्वागत के समय ना परघैनी गीत गाया जाता है, परघैनी, ये भी ध्यान रखना है, परघैनी। उसके बाद फेरों के समय भांवर गीत गाया जाता है। टिकावन के समय जहाँ तक कोई गीत नहीं गाया जाता है, अगर कोई गाया जाता है तो आप लोग मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था। तो भाई राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था विलास तुंग ने। किसने करवाया था? विलास तुंग। ये किस वंश का शासक था विलास तुंग? तो नल वंश का शासक था, मतलब कि नल वंश के शासकों ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक कौन सा खनिज प्राप्त होता है। मतलब कि राज्य का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ से कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। मैदानी क्षेत्र मतलब जो महानदी बेसिन है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं, या सीधे सीधे हम लोग कहें जो रायपुर संभाग हो गया, दुर्ग संभाग हो गया, उस तरफ वाला जो क्षेत्र है वहाँ से क्या मिलता है भाई? चूना मिलता है, चूना पत्थर। लोहा कहाँ से मिलता है? बस्तर क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से। बॉक्साइट उत्तरी क्षेत्र से मिलता है, उत्तरी थोड़ा सा उत्तर पश्चिम में जो जसपुर वाला एरिया है, कोरबा वाला एरिया है, उस तरफ बॉक्साइट। वही कोयला जो है ये सरगुजा क्षेत्र में, मतलब उत्तरी क्षेत्र में। तो चूना पत्थर मध्य में या फिर मैदानी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास जी को सत्य ज्ञान की खोज किस वृक्ष के नीचे हुई थी। तो औरा धौरा वृक्ष बोला जाता है ना, औरा धौरा वृक्ष। तो ये जो औरा धौरा वृक्ष है ये तेंदू के वृक्ष थे। तेंदू एक फल होता है, जंगली फल। तो तेंदू वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको औरा धौरा वृक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक के शासनकाल में कलचुरी 2 शाखाओं में विभक्त हुए। तो भाई जो वीर सिंह देव हैं,
वीर सिंह देव, इनके समय जो हैं कलचुरी दो शाखाओं में बट गए। वीर सिंह देव जो कि कहाँ के शासक थे, ये थे अपने क्या कहते हैं रतनपुर के शासक थे। वीर सिंह देव रतनपुर के शासक थे और इन्हीं के समय में जो हैं कलचुरी दो शाखाओं में बट गए, एक रायपुर एक रतनपुर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ताहूतदारी प्रथा ये सैंडीज द्वारा की गई थी, जो कि ब्रिटिश अधीक्षक था। इसने जो है ताहूतदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। लोरमी और तरिंगा पहले ताऊत बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है किस कलचुरी शासक द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस कलचुरी शासक द्वारा जारी किए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जाजल देव प्रथम ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। मतलब सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, मतलब इसका जो समय था काफी अच्छा रहा होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को शुरू करने का श्रेय किस काकतीय शासक को जाता है। तो भाई पुरुषोत्तम देव ने इस पर्व को मनाना आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है राजनांदगांव स्थित त्रिवेणी स्मारक से संबंधित व्यक्ति नहीं है। तो ये क्वेश्चन शायद मैंने पीछे ना जो 10 क्वेश्चन वाला सीरीज है उसमें मैंने ये पूछा था, मुझे ध्यान आ रहा है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ये इसमें हैं, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी भी हैं, बलदेव प्रसाद मिश्र भी हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी इस त्रिवेणी स्मारक के हिस्सा नहीं हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था। तो जगदलपुर में जो दलपत सागर है उसका निर्माण करवाया था काकतीय वंश के शासकों ने। शासक का नाम था दलपत देव, दलपत देव, और इसी ने जो है जगदलपुर को भी बसाया था। तो दलपत देव से ही दलपत सागर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य चिन्ह कब अपनाया गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य चिन्ह कब अपनाया गया भाई। तो ये अपनाया गया 4 सितंबर 2001 को, 4 सितंबर 2001 को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का प्रस्ताव सर्वप्रथम लाया गया। तो छत्तीसगढ़ पृथक राज्य का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया गया था। 1924 के रायपुर कांग्रेस कमेटी की बैठक में। ये क्वेश्चन भी मैंने शायद सुबह वाले वीडियो में पूछा था कभी। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय होना था, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसको एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 1982 में, लेकिन बाद में इसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप से हटा दिया गया था, दर्जा समाप्त कर दिया गया था। तो अभी ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, लेकिन एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किसको घोषित किया गया था। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि बस्तर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बालपुर और मल्हार से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। बालपुर और मल्हार, तो यहाँ से राजा अपीलक के सिक्के प्राप्त हुए हैं, बालपुर और मल्हार से। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सा शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का समकालीन नहीं था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा हर्षवर्धन ये महाशिवगुप्त बालार्जुन का समकालीन था। पुलकेशिन द्वितीय ये भी इसका समकालीन था। नरसिंह वर्मन प्रथम भी इसका समकालीन था। स्कंदगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था वो महाशिवगुप्त बालार्जुन का समकालीन नहीं था। इसके अलावा इन तीनों के अलावा ना वेनसोंग जो एक चीनी यात्री था वो भी इनका समकालीन था। जो वेनसोंग था ना वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ भी आता है वेनसोंग, पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में भी जाता है, नरसिंह वर्मन प्रथम के राज्य में भी जाता है वेनसोंग। तो ये चारों नाम याद रखेंगे, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम और वेनसोंग। ये सब जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन थे। स्कंदगुप्त काफी पहले थे। अगला क्वेश्चन है दलदली, एकलामा, पालकेलामा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई ये तीनों स्थल कहाँ पर हैं, कवर्धा जिले में है। तीनों स्थल कवर्धा जिले में है, जो कि लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए, लोहे के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गीत विवाह से संबंधित नहीं है। नीचे कुछ गीत दिए हुए हैं, तो कौन सा गीत विवाह से संबंधित नहीं है। चुलमाटी, चुलमाटी की अगर मैं बात करूं तो जब विवाह जब शुरू होता है ना तो मिट्टी खोद करके लाया जाता है मंडप वगैरह गाड़ने के लिए और कुछ दूसरे कामों के लिए, तो उस समय चुलमाटी गीत गाया जाता है। माटी मतलब मिट्टी। भांवर ये फेरों के समय गाया जाता है। फेरा जब लिया जाता है ना, वर वधू जब चक्कर लगाती हैं, फेरे लगाती हैं, उस टाइम पे भांवर। भड़ैनी ये जब
कन्या पक्ष के द्वारा बारातियों को भोजन कराया जाता है तो उस टाइम पर हंसी मजाक वाला गीत होता है बढ़ैनी। सोहर जो है ना ये बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, तो ये द जो है इसका उत्तर होगा, ये विवाह से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किस कलचुरी शासक द्वारा करवाया गया था? तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पीछे मैंने बताया विलास तुंग ने। तो इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। पृथ्वीदेव द्वितीय द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाटामारी कहाँ स्थित है? टाटामारी एक पर्यटन स्थल है। कहाँ है भाई? ये केसकाल में है। केसकाल अर्थात कोंडागांव जिले में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है किस गुफा को पहले गोपनसर गुफा के नाम से जाना जाता था? किसको गोपनसर कहा जाता था? तो जो कुटुमसर की गुफा है ना, इसको वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो गोपनसर के नाम से जानते हैं। आज भी गोपनसर बोलते हैं, पहले तो बुला ही जाता था तो गोपनसर। अगला क्वेश्चन है रायगढ़ जिले का कौन सा स्थल पाषाणकालीन शैलाश्चर्य के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो रायगढ़ जिले में काफ़ी सारे प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा गुफा जो है प्राचीन कालीन शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो सिंघनपुर भाई काफ़ी फेमस है, सिंघनपुर काफ़ी फेमस है, ऊंघना में भी है, बोतलदा में भी है, लेकिन बरम केला यहाँ पर इस तरह का कुछ भी अभी तक नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी महिला छत्तीसगढ़ से लोकसभा सदस्य नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने शायद सुबह वाले किसी वीडियो में पूछा था। तो देखिएगा ज्योत्सना चरणदास महंत ये तो लोकसभा सदस्य है, मतलब कि छत्तीसगढ़ से जो टोटल 11 लोकसभा सदस्य हैं ना, 11 सांसद, तो इनमें से 3 जो है ना महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, बाकी जो 8 है वो पुरुष हैं। तो कौन कौन से? 1 मिनट, हाँ ठीक। तो जो ज्योत्सना चरणदास महंत ये कोरबा से हैं, गोमती साई ये जो है ना रायगढ़ से हैं, रेणुका सिंह है ये सरगुजा से हैं। तो ये तीनों जो हैं लोकसभा सदस्य हैं, सांसद हैं। छायाबाई वर्मा ये भी सांसद हैं, लेकिन ये राज्यसभा से हैं, ध्यान रखेंगे, ये लोकसभा से नहीं, ये राज्यसभा से सांसद हैं। तो आंसर होगा छायाबाई वर्मा द। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1937 के प्रांतीय चुनाव में मध्य प्रांत एवं बरार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो भाई ये बने थे नारायण भास्कर खरे, जिनको NB खरे भी बोला जाता है, NB खरे, हिंदी में लिखता हूँ मैं NB खरे। और जो बाल गंगाधर खरे हैं BG खरे, ये बंबई के मुख्यमंत्री बने थे। तो आंसर होगा नारायण भास्कर खरे। अगला क्वेश्चन है दुर्ग जिले के बानाबरद नामक स्थान से किस गुप्त शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो रामगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं बानाबरद गांव से। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग का नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी मैंने सुबह वाले वीडियो में पूछा था। तो सिहावा, देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है ना सुबह वाले वीडियो में भी आपको मिलेंगे। तो छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग का नाम है सिहावा। अगला क्वेश्चन है फूलवासन की कथा के मुख्य पात्र कौन से? ये क्वेश्चन भी सुबह वाले में पूछा गया है। तो लक्ष्मण और सीता ये जो है फूलवासन की कथा के मुख्य पात्र हैं। जो माता सीता है वो लक्ष्मण जी से कहती हैं कि आप मेरे लिए वो सुंदर पुष्प ले आइए, जो कि एक सरोवर में होता है, जो माता सीता को बड़ा पसंद आ चुका होता है। तो लक्ष्मण जी जो है उसको लेकर के आते हैं उस पुष्प को बड़ी कठिनाइयों से। यही चीज़ जो है इस कथा में सुनने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के समय किस जिलेदार को सरकारी राशि के गबन के आरोप में जिलेदार के पद से पदच्युत किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी सुबह वाले वीडियो से ही मैंने उठाया है शायद, क्योंकि सुबह मुझे ध्यान आ रहा है। तो 1830 से 1854 के बीच छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा शासन स्थापित हुआ, जिस बीच छत्तीसगढ़ में जिलेदारों की नियुक्ति होती थी। तो इस बीच जो है कृष्णा राव प्रथम जिलेदार बने, गोपाल राव अंतिम बने। तो जो सदरुद्दीन है इसने घोटाला किया, सरकारी राशि का गबन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जगार गीत गायन के समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? जगार गीत के समय, तो जगार गीत के समय न तो बांसुरी प्रयोग में लाया जाता है, न मांदर, न मृदंग। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। दरअसल जब जगार गायन होता है ना तो ये महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो ये लोग अपना विशेष वाद्य यंत्र तैयार करते हैं। मटका हो गया, बांस हो गया, चावल छांटने के लिए जो सूपा हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयुक्त किया जाता है, इन सब चीज़ों से ये लोग वाद्य यंत्र बनाती हैं। जो टेम्पररी होता है, काम खत्म हो गया, जगार खत्म हो गया, उसके बाद ये अपने जो पहले जो काम आता था, मटका में पानी भरना, सूपा से चावल छांटना, तो उस काम में वो लग जाते हैं फिर। तो कोई विशेष वाद्य यंत्र नहीं है। अगला है तुपकी का संबंध किस पर्व से है? तो तुपकी का संबंध भाई गोंचा पर्व से है, जो कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कौन सा नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। तो मुरिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है। ककसार किया जाता है, हुल्की पाटा किया जाता है, इबालतोर किया जाता है, परब नृत्य जो है ना परजा अथवा धुरवा जनजाति द्वारा किया जाता है। दोनों ही एक ही हैं, परजा को ही धुरवा बोला जाता है, परब नृत्य। अगला क्वेश्चन है किसने घोटुल का वृहद अध्ययन किया था। तो वेरियर एल्विन इसने जो है घोटुल का वृहद अध्ययन किया और घोटुल पर एक पुस्तक भी लिखी, मुड़िया एंड देयर घोटुल। अगला क्वेश्चन है खुड़िया रानी किस जनजाति की प्रमुख देवी है। तो खुड़िया रानी भाई ये ना किस जनजाति की प्रमुख देवी है, खुड़िया रानी कमार जनजाति की प्रमुख देवी होनी चाहिए। खुड़िया रानी थोड़ा सा शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, हाँ ये कमार जनजाति की ही प्रमुख देवी है खुड़िया रानी। एक मिनट, मेरे ख्याल कोरवा जनजाति की प्रमुख देवी होनी चाहिए, हाँ कोरवा ये कोरवा है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ आई थिंक, लेकिन इसका आंसर जो है कोरवा ही होना चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है, देख लेते हैं। प्रत्यक्ष भोसला शासन, पुनः भोसला शासन, सूबा शासन, ब्रिटिश संरक्षण कालीन मराठा शासन। तो देखो हमारे छत्तीसगढ़ में जब मराठों का शासन हुआ ना तो वो 4 भागों में बटा हुआ था। सबसे पहला जो है प्रत्यक्ष भोसला शासन, जब बिंबाजी महाराज ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया ना तो ये लगभग 1757 से शुरू होता है। 1757 से शुरू होकर के लगभग ये 87 तक चला, 1787 तक लगभग चला। उस वक्त पुनः भोसला शासन ये 1830 से 1854 तक चला। उस वक्त सूबा शासन ये 1787 से, सूबा शासन जो है 1787 से 1818 तक चला। उसके बाद ब्रिटिश संरक्षणकालीन मराठा शासन तो ये 1818 से लेकर के 1830 तक चला था। तो इसका जो है आपको शायद मेरे ख्याल से सही कालक्रम बताना होगा। तो सबसे पहले आएगा प्रत्यक्ष भोसला शासन, मतलब कि पहले आएगा। उसके बाद सूबा शासन मतलब 3, उसके बाद ये 4, उसके बाद 2, 1 3 4 2 इसका आंसर होना चाहिए। 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2। एक मिनट, प्रत्यक्ष भोसला शासन सबसे पहले, ये सबसे पहले प्रत्यक्ष भोसला शासन, उसके बाद सूबा शासन, उसके बाद ब्रिटिश संरक्षणकालीन शासन, उसके बाद सबसे आखिर में पुनः भोसला शासन। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2 देखते हैं। 1 3 4 2 यहाँ ये नहीं है, तो 1 3 4 2 इसका आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक होगा, 1 3 4 2। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति को वनचर के नाम से भी जाना जाता है। तो वनचर किसको बोला जाता है भाई, बिरहोर को वनचर कहा जाता है। बीर का मतलब होता है, बीर का मतलब वन होता है, बीर का मतलब वन, और होर का मतलब मानव से लगाया जाता है। तो वनचर जंगल में भटकने वाला मानव। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की कौन सी बोली पर उड़िया भाषा का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो बिंझवारी में मिलता है, कलंगा में मिलता है, लरिया में मिलता है। ये सब जो है ना उड़ीसा से लगा हुआ जो छत्तीसगढ़ का भाग है उस तरफ बोला जाता है। इसी कारण इन बोलियों में उड़िया भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। बाकी जो बैगानी है ये छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में बोला जाता है, जो बिलासपुर हो गया, राजनांदगांव हो गया, जिस तरफ बैगा जनजाति का संकेंद्रण है, विशेष करके बिलासपुर क्षेत्र में बैगा जनजाति द्वारा बैगानी बोला जाता है। तो इसमें जो है उड़िया भाषा का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सी प्राकृतिक गुफा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो भाई कौन सी गुफा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है ये आपको बताना है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक प्रसिद्ध गुफा है कुटुमसर की गुफा, वो यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन वो भी वहीं आएगा। तो कुटुमसर की गुफा ये भी प्राकृतिक है। कांगेर करपन ये भी प्राकृतिक गुफा है जो कि कांगेर घाटी में है। कैलाश गुफा भी कांगेर घाटी में है, दंडक गुफा भी कांगेर घाटी में है, देवगिरी गुफा भी कांगेर घाटी में है, और सभी प्राकृतिक गुफा है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 मतलब सभी जो है कांगेर घाटी में स्थित प्राकृतिक गुफा है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के रियासतों का भारत संघ में विलय कराने में किस स्थानीय नेता का विशेष योगदान रहा है। तो देखो छत्तीसगढ़ के जो 14 देशी रियासत थे इनका विलय जो है भारत संघ में हुआ 1 जनवरी 1948 को, और पूरे भारत में जितने भी देशी रियासत थे उनका भारत संघ में विलय कराने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता की इन 14 रियासतों के विलय में वो थे
ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, ध्यान रखेंगे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी काफ़ी हेल्प की छत्तीसगढ़ में, और इन 14 रियासतों से उन्होंने आग्रह किया, वहाँ के लोगों से आग्रह किया कि भारत संघ में मिलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात कितने नए जिलों का गठन किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद अभी तक कितने नए जिलों का गठन किया गया है? तो 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना, तब कितने जिले थे भाई? 16 जिले थे। और आज की स्थिति में 2021 में कितने जिले हो गए हैं? 28 जिले हो गए हैं। तो कितने नए जिले गठित हो गए हैं अभी तक? तो 12 नए जिले बने हैं। सबसे पहले 2 जिलों का गठन हुआ 2007 में, फिर 2012 में 9 जिलों का गठन, फिर 2020 में 1 जिले का गठन। तो 2 और 9 11, 1 12, तो टोटल 12 नए जिलों का गठन हुआ है और 3 बार जिलों का पुनर्गठन हुआ है राज्य गठन के पश्चात। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किन्हें माना जाता है? तो भाई किन्हें माना जाता है? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, माधवराव सप्रे जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन किया था। इन्हीं को जो है छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, और इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन वाले वीडियो जो हैं बीच बीच में आते रहेंगे। और जो सुबह जो वीडियो आता है ना 10 क्वेश्चन वाला, वो रेगुलर आएंगे, डेली आएंगे, तो उसको आप लोग रेगुलर बेस पे देखा करिएगा, और इस तरह के जो वीडियोस आते हैं उनको भी देखा करिएगा। आपके CGPSC और CG व्यापम के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं ये वीडियो। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।